वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा कल यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको कहा था कि कल के लेक्चर में कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड नहीं करती है मास के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन आया है वो आया था G=m/r²। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर। ये हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है हमारे पास, अगर एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल करे, फ्रीली फॉलिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके अलावा कोई भी दूसरी फोर्स जो एक्ट नहीं कर रही है उसको हम कहेंगे दैट फॉलिंग ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉल। जैसे आप ऊपर से छत पे चढ़ते हो, ठीक है, वहां से आपने दो चीजें फेंक दी नीचे, एक आपने फिदर फेंका, ठीक है, और एक आपने कॉइन फेंका। मान लो दोनों जो है क्या दोनों एट सेम टाइम जो है नीचे गिरेंगे, ग्राउंड को टच करेंगे। अगर आपने ऐसे देखा जाए, हम जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं, छत से आप दोनों फेंकते हो, नहीं, पहले कौन सी चीज पहुंचती है, कॉइन पहले नीचे पहुंचता है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके लिए हमने क्या किया था, गैलीलियो था एक साइंटिस्ट, गैलीलियो गैलीली, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैविंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट मासेस जो है वो एट द सेम टाइम जो है ग्राउंड को हिट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, उसने 3 आयरन बॉल लिए, ठीक है, 3 आयरन बॉल लिए, M1 M2 M3, इन तीनों का मास जो था डिफरेंट था, तीनों को ऊपर से फेंका और देखा कि तीनों एट द सेम टाइम जो है वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ग्राउंड। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये भी कहा कि अगर हम आयरन बॉल की जगह एक फीदर रखते हैं और एक कॉइन रखते हैं, एक आयरन बॉल और एक फीदर रखते हैं, तो जो फीदर है वो क्या करेगा, वो बाद में गिरेगा, और जो आपका आयरन बॉल है वो क्या गिरेगा, पहले गिरेगा। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल था एक साइंटिस्ट, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, उसने एक ऐसा चैम्बर बनाया जो जहाँ पे उसने वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट करने में उसने वहां से सारी जो एयर थी वो सक आउट कर दी, बाहर निकाल दी, वहां पे वैक्यूम बना। अब वहां पे कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी, वहां पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसने क्या किया, एक जार लिया, ठीक है, उसके बीच में एक फीदर और एक कॉइन रख दिया, एक फीदर और एक कॉइन रख दिया, फिर उसी जार को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जार को जब उल्टा कर दिया, उसने देखा कि वो फीदर और कॉइन जो एट द सेम टाइम क्या कर रहे हैं, दोनों ग्राउंड को टच कर रहे हैं। दैट मीन्स उनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, दोनों में, फीदर में भी और कॉइन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, इक्वल प्रोड्यूस हो रही है। और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर वहां से उसने कहा कि रॉबर्ट बॉयल ने कि हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल करती है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है, तो वो क्या करेगी, वो एट द सेम टाइम जो है दोनों ग्राउंड को टच करेंगे। लेकिन अब अगर हम देखें, हम जो करते हैं, अगर आप बाहर एक पेज ले लो, ठीक, एक पेपर ले लो, एक बॉल ले लो और एक बॉल ले लो, दोनों को जब आप फेंकते हो आप बोलोगे कि पेपर जो है उड़ जाता है या आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है, बॉल जो है पहले गिरता है। रीजन क्या है, यहाँ पे क्या कर रही है, एयर रेजिस्टेंस लग रही है, एयर जो है वो भी फोर्स एक्सर्ट कर रही, ऑल्दो उसका वेट जो है, उसका मास जो है पेपर का कम है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस जो है पेपर पे ज्यादा लगती है और सरफेस एरिया उसका जो है वो ज्यादा है, इसलिए वहाँ पर उसकी पेपर जो आपके पास उसमें एयर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा लगती है और बॉल में जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम लगती है, जिसकी वजह से पेपर जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है और जो आपका बॉल है वो क्या करता है, जल्दी जो है वो नीचे गिरता है। ये था हमारे पास फ्री फॉल। उसके बाद वैसे है तो नहीं आपकी फिफ्थ में कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन, बट थोड़ा सा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ, आपको हायर क्लासेस में इसका कंप्लीट नॉलेज जो है वो मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ मैं। जैसे हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स वगैरह, ठीक है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये बोलते हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो केपलर था एक, जॉन्स केपलर, उसने स्टडी
किया प्लैनेटरी मोशंस को। प्लैनेटरी मोशंस मींस कि प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, उन सबको उसने स्टडी किया। उस बेसिस पे उसने 3 लॉज जो है वो दिए, उनको हम बोलते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन 3 लॉज थे इसके। सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखिए लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, हमें पता है कि जो हमारे पास प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, दैट मींस जो पाथ है वो क्या है, एलिप्टिकल है। ठीक है, इलिप्स में अब हमारे पास यहाँ पे जैसे सर्कल है उसका एक सेंटर होता है, इसी तरह से इलिप्स में क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं, F1 एंड F2। ठीक, ये हमारे पास जो है दैट इज माइनर एक्सिस और ये जो है दैट इज मेजर एक्सिस। ठीक है, अब लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट कह रहा है कि प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, सन एट वन ऑफ इट्स फोकल। सन जो है उसकी किसी एक फोकल पे, आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, तो प्लैनेट जो है रिवॉल्व करेंगे इसके अराउंड। अगर यहाँ पे आप इसको मान लोगे फोकस इसका, तो सन यहाँ पे होगा तो प्लैनेट इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट? ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit at sun with sun at one of its foci। फोकल होता है फोकस का प्लूरल, at one of its foci। दूसरा लॉ क्या कहता है, that is law of area। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है हमारे पास कि ये हमारे पास प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। मान लो ये सन है, ये यहाँ पे आपके पास प्लैनेट है। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो दैट स्वीप ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी प्लैनेट्स, जब भी प्लैनेट्स मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, वो क्या करते हैं, इक्वल एरिया स्वीप आउट करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्लैनेट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सेंटर ऑफ द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपके पास आ गया इसका एरिया। अब मान लो एक पॉइंट पे प्लैनेट यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंच गया, यहां से लेके यहाँ तक टाइम जो है वो इक्वल है। मान लो ये हमारे पास है 10 डेज की बात करते हैं हम, यहाँ पे भी 10 डेज की बात करते हैं। तो ये जो एरिया होगा इन दोनों का, ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे, दैट विल बी इक्वल। ठीक है, अ लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट and the sun sweeps out equal area in equal interval of time, in equal interval of time। क्लियर? उसके बाद थर्ड लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है, नाम ही है, नाम से पता चला है टाइम पीरियड। दैट मींस अब यहाँ पे हमारे पास किसकी बात आ रही है, टाइम। हमारे पास एक प्लैनेट जो है कितना टाइम लगाता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट
करने में उसका स्क्वायर जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कौन सी हुई है? मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस हो गई है इसका रेडियस दैट इज r, ठीक है, इसके क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। क्या है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम taken by the planet to revolve around the sun is directly proportional to the cube of the radius of semi major axis, that is r t square जो है, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो यहाँ पे क्या लगता है? कांस्टेंट इनटू r क्यूब। इसका मतलब t स्क्वायर जो है दैट t स्क्वायर अपॉन r क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। This is third law of Kepler's third law of planetary motion. Okay. After that, आपका next topic है mass and weight. Mass and weight. देखिए mass क्या होता है और weight क्या होता है। मास क्या होता है? हम बोलते हैं इसका इतना मास है। मास जो है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट होता है? मैटर आप लोगों को पता है क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास दैट इज नोन एज मैटर। अब हमारे पास यहाँ पे मास जो है कोई कितना भी हमारे पास कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी भी बॉडी में दैट इज नोन एज मास, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके बाद मास जो है उसको हम मेजर करते हैं, उसका जो यूनिट है दैट इज उसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज किलोग्राम, केजी। मास जो है दैट कैन नेवर बी जीरो। अगर मास जीरो हो गया दैट मींस वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर क्योंकि कुछ ना कुछ मैटर अगर है प्रेजेंट है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, इवन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा बट होगा, मास होगा। मास कैन नेवर बी जीरो, mass remains always constant। मतलब आप कहीं भी जाओ आपका मास जो है उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपका मास मान लो 20 kg है तो आप यहाँ से कहीं और जाओगे तो आपका मास जो है वो चेंज हो जाएगा। मास जो है वो उतना ही रहेगा, जितना आपके पास प्रेजेंट है उतना ही मास रहेगा। और उसके बाद फिफ्थ इज मास जो है, मास रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। और क्या है इसका? अच्छा चलो पहले हम वेट पे बात करते हैं। हाँ, मास जो है उसको हम ये जो है मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस। अच्छा अब हमारे पास है वेट। व्हाट इज वेट? वेट होता है द फोर्स, वेट एक्चुअली फोर्स होती है, द फोर्स बाय विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। किस फोर्स से हमारी बॉडी जो है वो अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की तरफ, दैट इज नोन एज वेट। अब फोर्स है तो फोर्स किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू mg। इसका मतलब W किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू mg, ठीक है। और वेट का जो यूनिट है उसका यूनिट क्या होता है? अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो वेट का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन। इसके बाद वेट जो है दैट कैन बी जीरो। वेट कैन बी जीरो कैसे? वेट जीरो कैसे होगा कि अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास अब मास तो जीरो नहीं होगा, वेट किसके बराबर होता है? m into g। मास तो जीरो नहीं होगा, g की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं या जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में जाते हैं g की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और जो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है g की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। इसका मतलब g की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास वेट क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए आपने देखा होगा टीवी में कि आपके पास जो ये स्पेसशिप पे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे वो वेटलेसनेस फील करते हैं, उनका वेट जो है वो कम हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हाइट्स पे जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाएगी। जितनी जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी उतना वेट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मास जो है वेट कैन बी जीरो, वेट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट कैन वेरी, वेट को वेट जो है वो वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। और इसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस।
स्प्रिंग बैलेंस पता है आप लोगों को, देखा होगा सबने। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, उससे क्या होता है, वो एक्चुअली ऐसे लटका गया ना, वो पूरा का पूरा हमें बताता है एक्चुअली उसका वेट, क्योंकि वो डाउनवर्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास वहां पर उसका क्या निकलता है, वेट निकलता है। दिस इज अबाउट मास एंड वेट। अच्छा, अब आपने देखा होगा मून पे जो हमारा मास है, मास के एक्चुअली वेट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मून पे हमारा वेट जो है वो कम क्यों होता है, और अर्थ पे हमारा वेट, अगर आपका अर्थ पे वेट जो है वो 40 kg है, मून पे जाके उससे वो 6 टाइम जो है वो कम हो जाता है। वो कैसे कम हो जाता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, ठीक है, उसको हमने अर्थ के ऊपर रख दिया जिसका मास कितना है m, ठीक है। मून का मास, सॉरी अर्थ का मास कितना है, कैपिटल है, और बॉडी का मास कितना है, स्मॉल है, ठीक। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F किसके बराबर होता है, G(m)m/r², ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेकिन जो फोर्स है, जो फोर्स लग रही है हमारे पास, वो किसके बराबर होता है, अगर हम वेट देखें, लाइक द वेट ऑफ दैट बॉडी इज W, ठीक है। और हमने कहा कि वेट जो है दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे F की जगह हम क्या लिखेंगे, W = G(m)m/r², ठीक है। यहाँ पे m e लिखती हूँ मैं, दैट इज मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे लिखती हूँ r e, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास, अब मान लो इसी बॉडी को आपने मून के ऊपर ले गए, जब आप इसी बॉडी को मून के ऊपर ले गए, वहां पे फोर्स जो लगेगी दैट इज Fm, वो किसके बराबर होगी, G(m)m), दैट इज मास ऑफ मून अपॉन r(m)², ठीक है। अब ये फोर्स जो है किसके बराबर है, दैट इज टू वेट, दैट इज Wm is equals to G(m)m upon r(m)²। दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इक्वेटिंग को डिवाइड करेंगे, We upon Wm, दैट इज इक्वल्स टू G(m)m upon r(m)² into Re, नॉट m, यहाँ पे e है, सॉरी, Rm² अपॉन Gm(m)m, ठीक है। ये G और ये G क्या हो गया, कैंसिल, ये M और ये M क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, We अपॉन Wm, दैट इज इक्वल्स टू Me अपॉन Me Rm² अपॉन Re² into m। By putting the values of mass of earth, पता है आपको, पता होगी, आपके पास वैल्यू गिवन होगी, रेडियस ऑफ जो ये है मून आपके पास वो भी गिवन होगा, रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन होगा, और मास ऑफ मून भी गिवन होगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट करोगे, वो किसके बराबर आएगी, 1/6। तो इसका मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून वो किसके बराबर आएगा, दैट इज 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास अर्थ पे आपका वेट 40 kg है, तो मून पे जाकर वो कितना हो जाएगा, 40/6, कितना हो जाएगा, इट्स लाइक समथिंग 6 पॉइंट समथिंग kg, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, दैट इज कितना होता है, 1/6 टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो ये आपके पास जो था चैप्टर हमारा दैट इज ग्रेविटेशन, जो कंप्लीट हो